यूपी पीसीएस परीक्षा में बिस्वा कस्बे के कैथी टोला निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश्वर त्रिपाठी के सुपुत्र दीपक त्रिपाठी ने सफलता हासिल कर अपना व अपने परिजनों का नाम रोशन किया है। बिस्वा कस्बे से को उन्होंने नई पहचान दी है। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं दीपक त्रिपाठी जो डिप्टी जेलर पद पर तैनात हुए हैं और हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी सफलता हासिल की और किस तरीके से उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचे हैं और कितने संघर्षों के बाद उन्होंने इस मुकाम हासिल किया है। दीपक जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इस सफलता हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। दीपक जी, आप बताइए कि आपने किस पद पर चयन हासिल किया है? जी, मेरा डिप्टी जेलर पद पे चयन हुआ। अच्छा, उसमें आपको जो ये चयन हुआ है, इसमें कौन सी रैंक हासिल हुई? डिप्टी जेलर पद पे मेरी 34वीं रैंक हुई है यूपी से 2023 की परीक्षा। अच्छा जी। आपने अभी तक कितने बार प्रयास किए हैं? जी, ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था और इससे पहले मैंने 2 मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हैं। 3 बार मेरा प्रारंभिक परीक्षा में ही चयन नहीं हो पाया। अच्छा, फिर और दोबारा? उसके बाद मैंने मेंस दिए हैं 2 बार और 2 बार इंटरव्यू दिया है। तो पिछली बार मेरा फाइनल कट ऑफ 2 नंबर से रुका था और इस बार मेरा चयन हो गया। तो पिछली बार जो आप इस वर्तमान में इस समय किस पद पर तैनात हैं? वर्तमान में एक नियुक्ति 2019 में लोअर पीसीएस परीक्षा द्वारा हुई थी, तो मेरा मार्केटिंग इंस्पेक्टर पोस्ट पे हुआ था और मैं अभी शाहजहांपुर में नियुक्त हूं। अच्छा, ये बताइए, आपने जो अभी तक जो पीसीएस की जो परीक्षा दी और तैयारी कर रहे हैं, उसमें किन किन बातों को फोकस किया, किन चीज़ों को फोकस किया? मुझे लगता है कि तैयारी में आने का वजह आपको बहुत स्पष्ट पता होनी चाहिए कि आपका मन है आने का, क्योंकि अगर आप किसी को देख के चले आते हैं तो एक लंबी प्रक्रिया है, तो फिर वहाँ उदासीनता सी स्थिति आ जाती है, आपको प्रेशर होगा। तो अगर आपका मन है यहाँ पे तो आप निश्चिंतता के साथ आइए और अगर आपको कोई गाइडेंस मिल जाता है तो फिर आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, जो मेरे केस में हुआ। तो मैंने इसी चीज़ का ध्यान रखा कि आप अपने मन से आइए, फिर आप एक निश्चित समय अपना डिसाइड कर लें कि कितनी देर आप पढ़ सकते हैं सस्टेनेबल तरीके से, जो आप 4-5 महीने 6 महीने काम करते हैं। उसके बाद सिलेबस खत्म होता है, फिर आप धीमे धीमे टेस्ट देते हैं, उसमें सफलता मिलती है तो वही आपको प्रोत्साहित करता रहता है और आप आगे चलते रहते हैं। अच्छा, इसके आगे आप कुछ आगे की तमन्ना है या यहीं पर आप अपनी पढ़ाई को विराम देना चाहते हैं क्या? नहीं, पीसीएस परीक्षा में मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों की यही कोशिश होती है कि आप एसडीएम पद पर चयन हो, तो मेरा भी वही पहला प्राथमिकता तो वही है कि एसडीएम पद पर चयन हो। तो अभी तो मेरे प्रयास आगे जारी रहेंगे। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं? सफलता के श्रेय मुझे लगता है नींव बनाने में माता पिता का, बहन का, भाई का, इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। प्रारंभिक गुरुजन जो आपके 12 तक होते हैं, स्नातक में होते हैं, तो वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप कितना कर सकते हैं, आपका पोटेंशियल वो सही तरीके से जानते हैं। और उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद DIS में मैंने कोचिंग करी, तो वहाँ विनीत सर का अहम योगदान था। पिछले 5-6 साल से वो एकदम निस्वार्थ भाव से लगे हुए थे कोचिंग का करिकुलम खत्म होने के बाद भी। तो बहुत सारे लोगों का योगदान है, साथियों का जो आपका ग्रुप होता है उसमें जो लोग हैं, पीयूष है, आदर्श है, सुरभि है, इन सबका योगदान है। ये आप अपनी जो प्रतियोगी परीक्षाएं आपने पास की है, इससे आप आने वाली पीढ़ी को, आने वाले लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश बहुत क्लियर है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरी पृष्ठभूमि देखेंगे तो हमारे यहाँ कोई प्रशासनिक पद पैसा नहीं है, तो अगर आप ईमानदारी से मेहनत करना सोचते हैं तो थोड़े थोड़े आपको ऐसे लक्ष्य परिणाम मिलते रहते हैं जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को बस यही सोचना है कि आप जो सोचेंगे वैसी चीज़ें हो जाएंगी। उसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे, थोड़ा 19-20 हो जाए, जितना आप सोचे उतना ना पहुंच पाए, लेकिन फिर आप प्रयास करते रहिए। सबसे मेन मुझे तो यही लगता है कि ये आपने पढ़ाई अभी तक कितने घंटे की, कितने क्या तरीका, क्या सिस्टम था आपका पढ़ाई का, क्या तरीके से पढ़ाई का तरीका बेसिकली स्नातक जब मेरा हो गया उसके बाद तो फुल फ्लेज तैयारी के मोड में ही आ गए थे। तो कोचिंग के समय तो कोशिश यही रहती कि कोचिंग के नोट्स ठीक से रिवाइज हो जाएं, कोचिंग के जो टेस्ट पेपर हैं वो ठीक से होते रहें। कोचिंग खत्म होने के बाद मेरे ख्याल से असली पढ़ाई शुरू होती है, जब आप एक अनुशासित माहौल अपने आप तैयार करते हैं। तो वहाँ पे आप डिसाइड कर ले 5-6 घंटे जो आपको सूटेबल लगे, जितनी देर आप पढ़ सकें। मेरे ख्याल से घंटे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है निरंतरता। आप कितना रेगुलर रह सकते हैं। आप हफ्ते में कोशिश करें 5-6 दिन ज़रूर पढ़ लें और वो रिवाइज करते रहें जो भी आपने पढ़ा है, क्योंकि बड़ा सिलेबस है तो उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो जितना आपने पढ़ा है वो एक चीज़ है, लेकिन उसका रिवीजन कितनी बार होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किन सब्जेक्टों को लेकर आपने पढ़ाई की शुरुआत की? सब्जेक्ट तो हम लोगों के पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, साइंस और करंट अफेयर्स का एक बड़ा योगदान रहता है। तो आप देख लें कि जिस भी, मैं सिर्फ इस पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जो भी पेपर देना चाहते हैं उसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देखें।
उसमें आप देखें कि कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज रखते हैं, क्या चीज़ों की ज़्यादा प्राथमिकता है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करें। जैसे हमारे यहाँ साइंस का एक अहम रोल है, करंट अफेयर्स का रोल है, हिस्ट्री का रोल है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कर लें। बुक लिस्ट लगभग सबको पता होती है, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है वो आप निपटाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये काम करता है सर आपके लिए। अच्छा, ये आप अपनी पढ़ाई में यूट्यूब को कहाँ तक सहायक है? यूट्यूब सहायक था, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 2020 में कोविड आया था, उस वक्त मेरी कोचिंग कंप्लीट हो गई थी, फिर मैं घर आ गया, तो 3 साल से मैं बिस्नोई में था, तो मैं ना दिल्ली गया ना इलाहाबाद उसके बाद से, तो ज़्यादातर जो मेरा मीडियम ऑफ एजुकेशन था वो यूट्यूब ही रहा है। तो यूट्यूब पे आप बेसिक एडिटोरियल एनालिसिस, जो हम न्यूज़पेपर हमेशा मुश्किल समझते हैं कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर है मुश्किल होंगे, तो वो आपको वहाँ से मिल जाते हैं। कुछ स्टार्टअप्स छोटे छोटे शुरू हुए हैं, तो वो लोग अपने वीडियोस डालते रहते हैं, तो वहाँ आप उनके कुछ जो सेगमेंट आपको लगता है कमज़ोर है, जीएस पेपर 1 कमज़ोर है, जीएस पेपर 2 कमज़ोर है, तो वो आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यूट्यूब और ऑनलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। बस आप ये डिसाइड कर पाएँ कि आपको कौन सी चीज़ें चुननी है, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, फोकस नहीं करेंगे, तो आप बहक जाएंगे फिर। तो आप एक बार फोकस कर लें, और ऑनलाइन मीडियम एक बहुत अच्छा मीडियम है मेरे ख्याल से, जो दूर दराज के लोग हैं उनके लिए। सॉरी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई और कहाँ पर क्या? प्रारंभिक शिक्षा मेरी बिस्नोई में हुई। देव विश्वविद्यालय से मैंने 8th तक की पढ़ाई करी, फिर HRD इंटर कॉलेज से 12th किया, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन BSc हुआ, और उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स नहीं किया, मैंने सिर्फ सीधे कोचिंग ली है। और मास्टर्स करने का मेरा विचार नहीं था, लेकिन कोविड जब आया तो फिर मैंने इग्नू से पॉलिटिकल साइंस से परास्नातक भी कर लिया। जिनसे मैंने बात की कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की और किस तरीके से ये आगे बढ़े, और इनका आगे का SDM बनने की इनकी तमन्ना है। ईश्वर से कामना है कि वो जरूर SDM बने और हमारे बिस्वा कस्बे का नाम रोशन करें। आई इंडिया के लिए अमित जायसवाल। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।